वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शाहीन बिदर में आए एक स्पेशल गेस्ट, नीट 2020 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर शोएब आफ्ताब। इस वीडियो में शोएब आफ्ताब अपनी प्रिपरेशन की स्टोरी बताकर आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। इस वीडियो में उनकी तरफ से एक स्पेशल मैसेज भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब कुछ ही दिनों में नीट 2021 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शोएब आफ्ताब, नीट 2020 AIR1। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैंने सोचा था क्लास 9th या 10th में कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। बस ये आइडिया था कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बस नीट का नाम सुना था। उस पॉइंट पे मैंने कुछ सीनियर से पूछा और कहीं पे एड्स वगैरह भी न्यूज़पेपर पे देखी थी मैंने कोचिंग की, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटा चले आता हूँ। और 10th ख़त्म होते ही मैं कोटा चला गया, और वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि नीट के अलावा भी और सारे मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एम्स, जिपमर। तो एक वैसा स्टूडेंट था मैं जिसने कभी एम्स, जिपमर जैसे एग्ज़ाम्स का नाम भी नहीं सुना था। बट अगेन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि आज जैसा कि मेरा नीट में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था मैंने। सो पॉइंट ये था कि जब मैं गया वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो 7th से कोचिंग कर रहे थे, 6th से कोचिंग कर रहे थे, और मेरे को ऐसा भी लगता था कि मैं इनके ख़िलाफ़ कैसे कम्पीट करूँगा। फिर ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इस एरिया के बारे में, क्योंकि उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, उनके ब्रदर्स या सिस्टर, उनके सिबलिंग्स डॉक्टर्स थे, या फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट हाँ इतना ज़रूर था कि मैं एक अच्छा लर्नर था, और मतलब मुझे हमेशा से ही जो भी मैं चीज़ें मैं कोशिश करता था कि मैं उसे सीख जाऊँ उसे पढ़ के, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उसे अच्छे से समझ के अप्लाई करने की कोशिश करूँ। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैं जाते ही जब पहला जो टेस्ट हुआ था, माइनर टेस्ट जो हमारे कोचिंग का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और स्टार्टिंग में हमेशा से अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैं कम रखता था, और मैं हमेशा ये सोच के चलता था कि कोई सा भी स्टेट का कॉलेज मिल जाए मैं उसी में खुश रहूँगा। बट जैसे ही फर्स्ट टेस्ट हुआ उसमें मेरी स्कोर बहुत अच्छी रही, तो तब मैंने जो है खुद से एक्सपेक्ट करना चालू किया कि नहीं, अब मैं भी कुछ टॉप 1000 के अंदर मैं आ सकता हूँ। बट फिर उसके बाद 11th निकल गया, 12th में मेरी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हुई। तब मैं थोड़ा बहुत एम्स का सोचने लगा कि हाँ शायद अगर मैं अच्छा करूँ नीट के दिन तो शायद मुझे एम्स मिल सकता है। और जहाँ तक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात है, फ़िज़िक्स मेरा हमेशा से ही स्ट्रांग रहा है स्टार्टिंग से ही, और फिज़िक्स के लिए मैं हमेशा कोशिश करता था कि क्लास में ही सब चीज़ें समझ लूँ, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। और इसके बाद मैं कोशिश करता था कि NCERT से या फिर HC वर्मा से मैं थ्योरी पार्ट जो है वो समझने की कोशिश करूं, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस करता था। और जनरली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको जो है ट्रेंड पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ तक, किस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा KVPY के क्वेश्चंस, JEE मेन के भी क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर लेता था। और इसके साथ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री अगेन फिज़िक्स जैसी थी, तो मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग थी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमारे जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, तो उनके नोट्स भी बहुत मस्त थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने एनालाइज़ किया था, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ से NCERT के अंदर काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उन चैप्टर्स की NCERT को मैंने एकदम बायो की तरह पढ़ लिया, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको NCERT एकदम मेमोराइज्ड रखनी पड़ती है। और जैसा कि बायो में बायो में NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, और ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस मैंने एनालाइज़ किया कि NCERT से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना मेन फोकस NCERT रखा। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को मिलते थे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो, चाहे वो मेरे कोचिंग मॉड्यूल से हो, या फिर कोई रेफरेंस बुक से हो, वो मैं कोशिश करता था कि NCERT के साइड में ही जो स्पेस है उस पर लिख दूँ। इसके अलावा मेरा फोकस ये भी था कि बहुत सारे मॉक टेस्ट को अपेयर करूँ, लेकिन मैं कभी भी उन मॉक टेस्ट के स्कोर से ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होता था अगर वो कम आते थे।
मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं ये सीखूं कि मेरे कौन से ऐसे एरियाज़ है जो कि मेरे वीक है, ताकि मैं उन टॉपिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और मैं कोशिश करता था कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करूं। जैसे अगर 3 घंटे की मॉक टेस्ट हो तो मैं 1 घंटा उसके एनालिसिस में लगाता था, और इन सब चीज़ों से मेरी एफिशिएंसी काफ़ी बूस्ट हो गई। और लॉकडाउन का फिर पीरियड आ गया, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड को भी मैंने एज ए एडवांटेज अपने लिए बना लिया, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता था कि अगर लॉकडाउन है तो अगर बाकी स्टूडेंट्स इसमें डिमोटिवेट फील भी करते हैं, बट मैं इसको अच्छे यूज़ में लूँगा। और मैंने उसको अच्छे यूज़ में लिया, क्योंकि मैंने उसमें जो मेरा वीक सब्जेक्ट था बायो, उसको और स्ट्रॉन्ग करने में यूज़ किया। और मैंने जितने भी मेरे वीक पॉइंट्स थे मैंने उन सबको दूर करने की कोशिश की लॉकडाउन में, और लॉकडाउन को मैंने एज एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपरेशन की तरह माना। और इसके बाद फिर नीट हुई। नीट एग्ज़ाम पे भी अगेन थोड़ा बहुत लक का फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि 720 एज सच स्कोर करना, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो कि काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट हो। और लास्ट तक मुझे डाउट भी थे 3-4 क्वेश्चंस में, और होपफुली वो सही हो गया और मेरा 720 आ गया एंड आई वाज एबल टू स्कोर AIR1। और जो भी एस्पिरेंट है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी अपने सर्कमस्टेंसेस से डिमोटिवेट मत हो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में गया था, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं थी, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस फील्ड के बारे में। इसके अलावा जैसे मैंने प्रीवियस भी कोचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं थी। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, लास्ट तक मेरे सिली मिस्टेक्स होते थे, मेरे बायो वीक थी, बट फिर भी जब लॉकडाउन आया तो भी मैं डिमोटिवेटेड नहीं हुआ। और इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन अब तक कैसी है, हमेशा ये कोशिश करो कि कल जैसे आप थे उससे आप थोड़ा बेटर आप टाइम के साथ करने की कोशिश करो, और देन यू विल श्योरली सक्सीड। थैंक यू।